हेलो एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ अवर रिवीजन सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो आज डे 3 में हम करेंगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस लेक्चर में हम करेंगे सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे उस सबको रिवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, और पॉलिनोमियल और इक्वेशंस के बीच के डिफरेंस के बारे में भी समझा था। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वो इक्वेशंस हैविंग डिग्री इक्वल टू 1, वो सभी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर जो है 1 है, उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल x+1 इज इक्वल टू 5, ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। और ये कौन सी टाइप है, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें कि वेरिएबल एक ही है x, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात करनी है। तो पहले हम देखेंगे दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशंस कैसी दिखती है। सो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी x+y इज इक्वल टू 5। ये जो हमारी इक्वेशन है ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। सो जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन दी है, मतलब हमारे पास वेरिएबल की डिग्री जो है 1 है, लेकिन उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। जनरल एक्सप्रेशन इसका है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो वेरिएबल्स की, इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन है उसमें x और y हमने लिया हुआ है। तो जनरल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें कंडीशन क्या है, इस पूरी इक्वेशन में a और b एक साथ 0 के इक्वल नहीं हो सकते। टुगेदर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का, मतलब कि पूरी इक्वेशन में x और y, a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, तो ना ही हमारे पास x वाला वेरिएबल बचेगा, ना ही हमारे पास y वाला वेरिएबल बचेगा। तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो छोड़ो, वन वेरिएबल भी नहीं रहेगी। इसलिए दोनों एक साथ 0 के इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस में एक टाइम पे कोई a 0 के इक्वल हो सकता है या b 0 के इक्वल हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में a 0 हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। क्या रह जाएगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर हमारे पास इक्वेशन कोई भी इस तरह से है बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी, वो लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। क्यों बनेगी, एक एग्जांपल देखते हैं। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बोला है, तो लेट सपोज मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो b होगा, y का कोफिशिएंट 1 है, और हमारा जो c है, c को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो -2 हो जाएगा। तो मतलब यही वाली इक्वेशन मैंने थोड़ा इस तरह से लिखी है। अब अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरह से दी है y इज इक्वल टू 2, अब यहाँ पे हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे y की वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, तो जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 0 लोगे तब भी y आपका 2 आएगा, x की वैल्यू 1 लोगे तब भी y 2 आएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपके पास लाइन बनेगी ग्राफ पे, वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, जिसमें कि x की वैल्यूज आप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन y की वैल्यू हमारी 2 ही रह रही है। इस तरह से ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास x एब्सेंट है तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो लाइन आपकी हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर हमारी इक्वेशन में b 0 के इक्वल है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कोई आपके पास ऐसी लाइन या कोई ऐसी इक्वेशन दी गई है जिसमें आपके पास y एब्सेंट है, उस केस में जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस के। जो वेरिएबल आपका एब्सेंट होगा उसी के पैरेलल लाइन बनेगी, सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मुझे इसकी लाइन बनानी है ग्राफ पे। तो कैसे बनेगी, अगर x 2 के इक्वल है, y की कोई वैल्यू नहीं है, तो y की मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगी x मेरा हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू मैं पुट करते जा रही हूँ, x मेरा 2 ही आ रहा है, तो वो जो लाइन बनेगी y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके पैरेलल बनेगी लाइन, सिंपल।
क्योंकि जब आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें हो सकता है आपको कुछ इस तरह से कोई लाइन दी गई हो और आपको पूछा जाए कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे उसको। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि अगर इस तरह से कोई इक्वेशन दी है तो उसकी ग्राफ बनती कैसे है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, ये हमें समझ आ गई। अब हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। जब हमने सॉल्यूशन या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। लेकिन जब बात आती इक्वेशन की, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड होना चाहिए, वो जो पूरा एक्सप्रेशन बनता है उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच लेफ्ट हैंड साइड बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या हम ये कहें वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 5। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे सेटिस्फाई होगी? अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 1 पुट करें। अगर मैंने x को 1 लिया, y को 1 लिया, तो क्या होगा? x अगर 1 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा 2, y 1 पुट करूंगी 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये सेटिस्फाई हमारी कर जाएगी इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। ठीक है, अब इसी तरह से मैं और भी कुछ वैल्यू ले सकती हूँ ताकि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। क्या ले सकती हूँ? अगर मैं सपोज करिए x को ले लेती हूँ 0, ठीक है, और y को मैं ले लेती हूँ 5/3, तब क्या होगा? यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा तो 2 × 0 + 3 × 5/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 5। तो सेटिस्फाई कर गई इक्वेशन? यस। तो इसका मतलब ये भी हमारे सॉल्यूशन है जहाँ पे x 0 है, y 5/3 है। सिमिलरली मैं x को 5/2 पुट कर सकती हूँ और y को मैं 0 पुट कर सकती हूँ, तब भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे मोर देन 1 केसेस है ऐसे, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिनको पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। ये अकेली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास बहुत से ऐसे वैल्यूज हैं x और y की, जिसके कारण मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। मतलब कि इस इक्वेशन के काफ़ी सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो हम इसमें कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बता सकते कि यही एक इकलौता सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, काफ़ी सॉल्यूशंस होते हैं। और हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं, अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? कोई ग्राफ बनाते हो आप तो लाइन कैसे बनती है? आप कोऑर्डिनेट्स लेते हो, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज लेते हो और उसको फिर ज्वाइन करते हो और आपकी लाइन बनती है। इसका मतलब कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, तभी उससे स्ट्रेट लाइन बनी है। या उल्टा कह लो कि इस इक्वेशन से हमने कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज ली, उस वैल्यूज को हमने प्लॉट किया ग्राफ पे और ग्राफ से हमने स्ट्रेट लाइन बनाई। तो वाइज वर्सा जैसे मर्जी बोलो, मतलब वही है कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो इसका ध्यान रखना। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अगर हम पॉलिनोमियल चैप्टर को रिवाइज करें तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है, उसी तरह से लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो पढ़ लिए, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मतलब हमने लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल की देखी उसका हमने पेयर देखना है। अब एक इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, हम 2 इक्वेशंस की बात करेंगे, 2 का पेयर बना के फिर देखेंगे क्या हमारी कंडीशन से अप्लाई हो रही है। सो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ लिया, अब हम देखेंगे उसका पेयर। अब हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल एक्सप्रेशन देखा था ax + by + c = 0। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? पेयर की बात कर रहे हैं। पेयर की बात कर रहे हैं तो जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा? a1x + b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे पेयर। और क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस है इसलिए हमने 1 और 2 का यूज़ किया, A1 B1 C1, A2 B2 C2 का यूज़ किया हमने। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन है, इस जनरल एक्सप्रेशन में A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, लेकिन X1 X2 Y1 Y2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि X और Y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इसको भी सेटिस्फाई करेगी, वही वैल्यूज़ को जब इस पे पुट करोगे तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये कि कोई ऐसी वैल्यू X और Y की जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई करती हो, वो वैल्यूज को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन वो है। समझ आया कि हमारे पास, हमने अभी देखा कि हमारे पास जब एक इक्वेशन थी उसमें हमारे पास बहुत सी ऐसी वैल्यूज मिल रही थी X और Y की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी। लेकिन जब हम पेयर की बात करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि हमारे पास बहुत इक्वेशंस होंगी, बहुत सी वैल्यूज होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही ऐसी वैल्यू हो जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करती हो। तो यही हमारा डिफरेंस होता है और हमने यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से केसेस में हमारे पास सॉल्यूशंस एक आता है, कौन से कंडीशंस में हमारे पास सॉल्यूशन इनफाइनाइट आते हैं, या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन आता ही नहीं है। किसका? इस पेयर का। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है। इसमें भी कंडीशन यही है कि A1 B1 0 के इक्वल एक साथ नहीं हो सकते। सिमिलरली A2 B2 भी 0 के इक्वल एक साथ नहीं हो सकते। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब इसमें हमें देखना है कि क्या इसके सॉल्यूशन एक आएगा, एक से ज़्यादा आएगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 लूँ, y को 0 लूँ, तो मेरे पास पूरी इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर वही x को 0 यहाँ पे और y को यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 नहीं हो सकती। अब अगर हम x की वैल्यू 2 लें और y की वैल्यू 1 लें तो +2 - 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अगर x की वैल्यू मैं 2 यहाँ पे पुट करूँ तो 3 2 = 6 और y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 4, 6 + 4 10 आता है, जो कि 20 के इक्वल नहीं होता। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका अब आप देख रहे हो इसमें कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी आ गई अभी तक x और y की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। मतलब जब हम इंडिविजुअल लाइन को देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब हम पेयर की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस ही आए। बहुत कम केसेस होंगे ऐसे जिसमें हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ दोनों में पुट करने पे वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ। अब अगर हम इधर से शुरू करें, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो 3 4 = 12 आ जाएगा, और अगर y की वैल्यू मैं 2 पुट करती हूँ तो 4 2 = 8 आ जाएगा। सो 12 + 8 मेरा 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। अब अगर इधर देखें, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू वही 4 पुट करूँ और y की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ, सो यहाँ पे भी 4 - 4 0 आ जाएगा। तो ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू मेरी 4 है, y की वैल्यू मेरी 2 है। ये मेरी एक वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो ये हो जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। सो ये हमने देखा, लेकिन रैंडमली। अब हम हर क्वेश्चन में तो ऐसे रैंडमली नहीं देख सकते, वैल्यूज पुट कर करके, हिट एंड ट्रायल करके कि क्या हमारी वैल्यूज सही आ रही हैं नहीं, सेटिस्फाई कर रही है नहीं। तो उसी के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड करते हैं कि क्या हमारे पास पेयर जो है उसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक ही वैल्यू आ रही है, जिस तरह से ये है। मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब हर वैल्यू पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, या नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि एक वैल्यू तो एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन दूसरी नहीं कर रही। तो ये सब के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को समझना होगा। सो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का,
a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब ये जो हमारा पेयर है, इसके मैंने बताया कि कुछ केसेस में कंडीशंस में हमारे पास सॉल्यूशन जो होते हैं वो यूनिक भी होते हैं, किसी कंडीशंस में इनफाइनाइट भी होते हैं, मतलब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और किसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं बनता। तो कौन सी कंडीशन में क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें यूनिक सॉल्यूशन की, तो उस केस में कंडीशन सबसे पहले अगर हम कोफिशिएंट्स के बेसिस पे बोलें तो कंडीशन हमारी होती है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी है और आपको पूछा है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, आपने सबसे पहले इसकी रेशियो फाइंड करनी है a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आगे कुछ नहीं करने की जरूरत, सिंपल कह देना कि वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक मतलब हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है। अब इसका एक सॉल्यूशन है, उसका क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो कोई एक लाइन होती है, हमारे पास जो एक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। सिमिलरली दूसरी का भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये दोनों लाइंस का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बन रहा है और वो दोनों स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। मतलब ये कि लेट सपोज इस इक्वेशन का मेरे पास लाइन बन रही है कुछ इस तरह से, और इस इक्वेशन की मेरी लाइन बन रही है इस तरह से। ये दोनों लाइंस को जब मैंने प्लॉट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से बना है पेयर, ठीक है। ये दोनों जो लाइंस है ये इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट होगा ये इस इक्वेशन वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इस पूरे पेयर का ये वाला जो पॉइंट है यही इसका यूनिक सॉल्यूशन है। दोनों के लिए एक सॉल्यूशन है। कौन सा? ये वाला पॉइंट है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, और यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे कर रही है। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और उसके जो हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 को इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड केस आता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। बहुत सारे सॉल्यूशंस, कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करो वही वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो दोनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर आपका a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ रहा है तब आपने c1 बाय c2 को भी चेक करना है। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमारे पास इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक की आपने लाइन बनाई, इस इक्वेशन की लाइन बनाई, ये दूसरे इक्वेशन की लाइन भी इसी के ऊपर ही आएगी, पूरी की पूरी ऊपर। मतलब ये कि जितने पॉइंट्स इसके हैं उतने ही इस लाइन के भी हैं। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। तो कोइंसिडेंट लाइन कब आती है? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात की जाती है। और हम अगर रेशियो में बोले, कोफिशिएंट के बेसिस पे बोले तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन आता है नो सॉल्यूशन का, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। उसकी कंडीशन क्या होती है? a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल होगा लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। सॉल्यूशन कब होता है? जब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कोई पॉइंट। अगर दोनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इसका मतलब लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट भी नहीं की होगी। इसका मतलब हमारी जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। अब अगर आपको ये रेशियोज नहीं याद रहती किस खासकर इन दोनों में कि कौन सी इनफाइनाइट है कौन सी नो सॉल्यूशन है, तो इसके लिए भी आपको सिंपल सा एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। हमारे पास नो सॉल्यूशन है यहाँ पे, मतलब कोई भी हमारे पास कंक्लूजन नहीं आ रहा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। और यहाँ पे हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीन लोग हैं। दो लोगों की बात आपस में मैच हो रही है लेकिन तीसरे की मैच नहीं हो रही। तो हमारे पास जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली कोई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। दो लोग कुछ कह रहे हैं, एक कोई कुछ कह रहा है, तो हमारे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। वहीं अगर तीनों लोग सेम बात कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे कंक्लूजन निकलेंगे। मतलब ये तीनों लोग मिलकर काफ़ी काम कर सकते हैं। तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब हमारे पास दो लोग तो सेम बात कर रहे हैं लेकिन कोई तीसरा कोई अलग ही बात कर रहा है, ठीक है। और यूनिक केस आपको समझ आ जाएगा, वो हमारे पास सच में यूनिक ही है जिसमें हमारे पास तीसरे रेशियो की, सी की रेशियो की जरूरत ही नहीं पड़ती।
अब ये जो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसका जो केस है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों केसेस में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मीन्स वो दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक मिल रहा है चाहे इनफाइनाइट मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है। वही अगर हम नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस की बात करें, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो बताओ हमारे पास एक्स की के की क्या वैल्यू होगी, या बोलेंगे कि कौन सी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करी है। तो आपको ये सब चेक करना होगा। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट होता क्या है। अगर आपको पता है इनकंसिस्टेंट क्या है, वहीं आप इसको यूज़ कर सकोगे और इसको यूज़ करने पे आप फिर वैल्यूज़ को फाइंड कर पाओगे। तो ध्यान रखना, इनकंसिस्टेंट कभी दिया होगा, कभी कंसिस्टेंट दिया होगा। सो पूरे चैप्टर का यही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला पेज है जिसमें कि हमारे पास कंडीशंस भी हैं, हमने ग्राफिकली भी बोल दिया कि हमारे पास कभी इंटरसेक्टिंग है, कभी पैरेलल लाइंस है, कभी कोइंसिडेंट है, और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कब होता है। सो इसको इंपॉर्टेंटली याद रखना, इसको समझ लेना एक बार अच्छे से कि कब हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के भी हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं। एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम यही सब तीन देखेंगे कि कब इंटरसेक्ट कर रहा है, कब कोइंसिडेंट है, कब पैरेलल है। तो वो हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड। और एक होता है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में आपको आगे फर्दर दो मेथड्स गिवन है, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन, एक है आपका एलिमिनेशन। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है। सो आपको टोटल 3 मेथड्स देखने, एक ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो देखते हैं हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को। सो मैंने बात की मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। मैंने बताया ग्राफिकली एक मेथड है और एक हमारे पास होता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में आपको फर्दर फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को पढ़ना है। अगर हम बात करें ग्राफिकली की, तो ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर से, तो इसको समझ लेना एक बार। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, हमें पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका एक ही सॉल्यूशन होगा। और एक कब होगा, जब दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब एक ही कॉमन पॉइंट होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है। अब इसको कैसे देखते हैं, हमें कुछ दो इक्वेशंस दी होंगी, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, हमने उसको प्लॉट करना है। प्लॉट करना आपको आता होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले तो हम x y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लिए फाइंड कर लेंगे। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, x और y में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करती हूँ सो y की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू मैं -2 पुट करती हूँ सो y की वैल्यू मेरी -1 आ जाएगी। तो ये मैंने तीन वैल्यूज ले ली फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो y मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 4 पुट करती हूँ सो y मेरा आ जाएगा 2, और अगर x की वैल्यू में -4 पुट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 8। सो ये मेरे पास वैल्यूज हो गई। अब इसको सिंपल प्लॉट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की हम वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। x 0 है तो y 0 है, ये पॉइंट आ गया। x 2 है तो y हमारा 1 है, यहाँ पे आ गया। x -2 है तो y हमारा -1 है, ये आ गया। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और हमने एग्जाम में कैसे करना है, ज्वाइन करने के बाद कोऑर्डिनेट्स लिखने, -2 -1, 0, 0 और 2, 1। और ये किस इक्वेशन की लाइन है उसको भी लिखना है, x -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसकी बात करें, x जब 0 है y आपका 5 है, x 4 है y 2 है। यहां पर x -4 है y आपका 8 है, तो कहीं ऊपर कहीं जाकर बनेगा। ठीक है। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे
तो मेरा ये लाइन सही से बनी नहीं है, तो जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी 4,2 पे। ठीक है, तो 4,2 हमारे पास पॉइंट्स हो गए जहाँ पे ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0,5 -4,8 और यहाँ पे भी इक्वेशन लिखेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको प्लॉट करेंगे हमारे पास हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी और दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का केस जहाँ पे दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो कॉमन पॉइंट कितने हैं, 1 है। तो ग्राफिकली हमें इसको इस तरह से देखना है, दो इक्वेशंस दी होंगी, वैल्यूज देखनी है, वैल्यूज देखकर फिर प्लॉट करना है। नाउ सेकेंड केस हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। इसको भी कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास रेशियोज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसको एक बार चेक करते हैं जल्दी से। हमारे पास यहाँ पे a1 बाई a2 क्या बन रहा है, 1/2, b1 बाई b2 क्या बन रहा है, 2/4, दैट इज 1/2। सो a1 बाई a2 b1 बाई b2 को इक्वल तो आ गया, c1 बाई c2 को इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बनेगा हमारा 1/3। तो येस, हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई है। अब इसको हम ग्राफिकली भी एक बार देखते हैं कि क्या पैरेलल लाइंस बन रही है या नहीं। अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, सो फर्स्ट इक्वेशन में x और y के हम वैल्यूज लेंगे। x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 2, x को मैं अगर 2 पुट करती हूँ सो y मेरा आ जाएगा 1 और x को अगर मैं 4 पुट करती हूँ सो y मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, इसकी एक बात करें सेकेंड इक्वेशन की, अगर x को मैं 0 पुट करूंगी सो y मेरा आ जाएगा 3, x को अगर मैं 2 पुट करती हूँ सो y मेरा आएगा 2 और x को अगर मैं 6 पुट करती हूँ y मेरा आ जाएगा 0। ये हमने वैल्यूज ले ली, प्लॉट करते हैं। फर्स्ट की बात करें, x को जब 0 पुट किया y मेरा आएगा 2, x 2 है तो y 1 है, x 4 है तो y 0 है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, x 0 है तो y 3 है, x 2 है तो y 2 है, x 6 है तो y 0 है। तो यहां पे भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि दोनों पैरेलल होगी। तो इस तरह से हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है जब भी कोई क्वेश्चन आएगा। सो ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आपको ग्राफिकली प्लॉट करने को आएगा आपको कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन दोनों लिखनी है। देखेंगे थर्ड केस क्या है हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, जिसमें कि कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर लाई करती है। अब इसकी कंडीशन अगर हम देखें रेशियोज के केस पे तो हमारे पास क्या होती थी, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों इक्वल होते गए। यहाँ पे भी चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, b1 बाई b2 भी हमारा 1/2 आ जाएगा और c1 बाई c2 भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, इक्वेशंस को सबसे पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, मतलब कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए और ये जो c की वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड पे करनी है। सो -9 आएगा और यहाँ पे -18 आएगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना है, क्योंकि कभी कुछ जब क्वेश्चंस आते हैं आपके के की वैल्यूज फाइंड करनी है, उस केस में आपको जब जनरल इक्वेशन के साथ इक्वेट करना होता है तो वहाँ पे आप गलती कर दोगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, राइट हैंड साइड हमेशा 0 के इक्वल लेनी ही है। तो जो भी राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी होगा 0 के अलावा उसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे करो, फिर उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करो। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस अगर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे। x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ सो y मेरा आ जाएगा 3, x को अगर मैं 3 पुट करूंगी सो y मेरा आ जाएगा 1 और x को अगर मैं -3 पुट करती हूँ
y मेरा आ जाएगा 5। सेकेंड की बात करें, x और y की हमने वैल्यूज लेनी है। x को जब मैं 0 पुट करूंगी सो y मेरा आएगा 3। x को जब मैं 3 पुट करूंगी y मेरा आ जाएगा 1, और x को -3 पुट करूंगी तो y आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यूज देखी तभी हमें दिख रहा है कि वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम आ गई है। तो हम जब प्लॉट करेंगे तो तब भी हमारे पास सेम ही आएगी। करते हैं इसको फिर भी प्लॉट। x जब 0 है तो y मेरा है 3, x जब 3 है तो y मेरा है 1, x जब -3 है तो y मेरा है 5। ठीक है, इसकी जो लाइन बनेगी और सेम इसी के पॉइंट्स भी यहाँ पर भी हैं, तो देखकर हमें पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो इस तरह से हमने देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब भी कभी क्वेश्चन, और ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन आए सॉल्व करने का, सबसे पहले आपको उसकी रेशियो चेक कर लेनी है, फिर उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करना है। सो हमने ये ग्राफिकल मेथड देख लिया। अब एक बार देखेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को भी। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कहीं की वैल्यू कहीं पे पुट करनी। तो क्या करना होता है इसमें, हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, किसी फर्स्ट इक्वेशन से x या y में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बनाओ, दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दो, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी x और y की। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। x - 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20. So फर्स्ट इक्वेशन से इसको नाम फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में x की मैं वैल्यू बनाऊंगी, x इज इक्वल टू, ये सारा चल जाएगा राइट हैंड साइड पे, सो 2y आ जाएगा। x की एक वैल्यू मिली मुझे जो कि y की टर्म्स में है, इस x की वैल्यू हम मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगी। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y इन सेकेंड। जब सेकेंड में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सो ये 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये आ जाएगा आपका 10y इज इक्वल टू 20। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। y की एक हमें वैल्यू मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें डालेंगे जहां से हमने x की वैल्यू बनाई थी। सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। सो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक वैल्यू उठाते हैं किसी फर्स्ट इक्वेशन से, किसी भी एक वेरिएबल की, और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो जो फर्स्ट वैल्यू उठाएंगे हम वो दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में होती है, और उसको जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाता है इस इक्वेशन में, और फिर उससे हमें वैल्यू मिल जाती है। तो ये सिंपल सा मेथड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना। जहाँ कहीं हमारे पास ईजिली x या y वेरिएबल में से कोई एक सेपरेट हो सकता है, वहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको लगता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बनाने में हमारे पास मेथड और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व नहीं करना, यूज़ नहीं करना, कोशिश करना वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हो जाए। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है उसको एक बार देखते हैं। सो यही इक्वेशंस लेंगे हम। हमारे पास इक्वेशन थी x - 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये दो हमारे पास इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट कैसे करेंगे उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आपके पास कोई दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें कि एक वेरिएबल की वैल्यू दोनों में सेम है, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे भी 3 होता तो 3x इधर भी था, 3x इधर भी था, तो हम क्या करते, देखते कि क्या हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी साइन जो है वो सेम है। अगर 3x होता प्लस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तब हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में जो हमारे पास वेरिएबल है जिसको हमने एलिमिनेट करना है वो सेम साइन का है, तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, जब सेम साइन का है तब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्यों, ताकि हमारे पास एक वेरिएबल ऑपोजिट साइन का बन जाए और वो इजीली कैंसिल हो जाए।
ठीक है। अगर दोनों ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट साइन के हैं तब हम करते हैं एडिशन, क्योंकि ऑपोजिट साइड के हैं ऑलरेडी, एडिशन करने पे दोनों सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमारे पास कभी वेरिएबल्स जो हैं वो सेम वैल्यू के नहीं हैं तो हमें उसको सेम बनाना पड़ता है। अब हमें देखना है कि किसको बनाना है, वो हमारी अपनी चॉइस है। हम किसको बनाते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं जिसके साइन ऑलरेडी ऑपोजिट हों, ताकि हम नॉर्मली एडिशन करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे लेकिन 3x है। हम चाहें तो इसको भी 3x बना सकते हैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। इसकी बात करें तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, लेकिन इन दोनों के साइन ऑपोजिट है। मैं चाहती हूँ कि मैं सिंपल एडिशन करके इसको एलिमिनेट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको 4y बना दूंगी। कैसे बनाऊंगी, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड देंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 2, सो इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सिंपल हमने ऐड करना है, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, सो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में 20 और 0 है। ब्रैकेट ओपन करके 3x प्लस 4y प्लस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। 4y कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बन रही है, सो 5x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 4। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 2 3 कहीं भी पुट कर दो। तो फर्स्ट में कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, सो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। सो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन सिंपल। सो यही हमारे इस चैप्टर में है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या आएंगे, या तो हमारे पास कंडीशन बेस्ड आएंगे, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशंस दी होगी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आपको इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, रेशियो की वैल्यू a1/a2, b1/b2, c1/c2 कब इक्वल होते हैं, कब नहीं इक्वल होते, वो आपको याद रखना है। आपको बस वही कंडीशन को अप्लाई करना है, वैल्यूज़ को, कोफिशिएंट जो गिवन है उसको पुट करना है और वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ कभी क्वेश्चन आएंगे, आपको चेक करना है कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस गिवन हैं वो क्या कंडीशन की इक्वेशन है। तो उसमें भी आप क्या करोगे, रेशियोज को चेक करोगे और फिर बताओगे कि क्या वो यूनिक सॉल्यूशन के हैं, पैरेलल लाइंस वाले हैं, या कौन से हैं। ठीक है, सो वो हमारे पास होते हैं एक टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ग्राफिकली आपको शो करना होता है कि हमारे पास जो पेयर है वो यूनिक सॉल्यूशन का है या फिर कुछ पैरेलल लाइंस या जो भी है। तो आपको ग्राफिकली मैंने बता दी कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड टाइप होती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, सॉल्व तो आप कर लोगे, सिंपल है, सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है। जो भी इक्वेशन बनानी है बनाकर एक बार ज़रूर चेक करना है कि क्या आपकी जो इक्वेशन है वो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। कैसे चेक करना है, कोई इक्वेशन बना लिया आपने फिर उसको रीड करना है क्वेश्चन को वापस से, और फिर चेक करना है कि क्या ये मेरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, फिर उसको फर्दर सॉल्व करना है। खासकर जो हमारे एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको प्रेजेंट एज लेट करके जो भी हमारे पास अगो की या फिर लेटर एज गिवन होगी उस हिसाब से प्लस या माइनस करके फिर फर्दर सॉल्व करना है। तो मैं इस पे क्वेश्चंस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी वर्ड प्रॉब्लम्स की, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन एक एक बता दूं कि किस तरह से किसको सॉल्व करना है। सो इस लेक्चर में इतना ही। हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया, देख लिया हमने किस तरह से कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सी कंडीशन में क्या हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, सब कुछ हमने देख लिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। और अगर आपको अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।
and also do hit the like button and subscribe my channel for upcoming videos. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.